पिछड़ों के सम्मान के लिए लालू यादव को वोट दिया, नीतीश कुमार को सड़क और बिजली के लिए वोट दिया, फिर मोदी जी आते हैं और बिहार की जनता ने मोदी जी को भी वोट दिए। आपने कभी भी अपना वोट रोजगार और पढ़ाई के लिए नहीं दिया। शिक्षा में सुधार के लिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि राज्य के 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि बिहार को शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पहले लोग गूगल पर मेरी जाति सर्च करते थे और अब मेरी क्वालिफिकेशन सर्च करते हैं। प्रशांत किशोर को लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोगों में यह बदलाव उनकी पदयात्रा के कारण आया है, जो बिहार में लास्ट के 2 सालों से चल रही है। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे। इनकी पत्नी जाह्नवी पेशे से डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जाह्नवी की लव मैरिज हुई है और इनका एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर ने करीब 8 साल यूएन में नौकरी की। इनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। उस समय हैदराबाद में हेल्थ इश्यू के चलते प्रशांत किशोर को यूएन फंडेड स्कीम के लिए प्रोग्राम चलाने के लिए कहती है। इसके कुछ टाइम बाद प्रशांत किशोर को बिहार में पोलियो को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाने के लिए भेजा जाता है। तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। इसके बाद पीके अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में सर्विस देते हैं, लेकिन यहाँ पीके का मन नहीं लगता और कुछ टाइम बाद भारत वापस आ जाते हैं। यूएन में 8 साल तक नौकरी करने के बाद प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में अपना सफर शुरू करते हैं। 2011 से अब तक उनकी पॉलिटिकल और कंसल्टेंट फर्म आईपैक ने 9 में से 8 चुनाव जीत चुके हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि कमेटी के सभी लोग जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसी पार्टी के लिए अच्छे से मिलकर काम करते हैं। 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिकार के तौर पर सिलेक्ट किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 2013 में प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए CAG नामक एक मीडिया और पॉलिटिकल कंपनी बनाई। CAG को सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस भी कहते हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए कई प्रोग्राम डिजाइन किए, जैसे कि चाय पे चर्चा, 3D डायग्राम रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी के लिए मार्केटिंग और प्रचार रणनीति भी शामिल है। इन सब के कारण बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाती है और मोदी जी को पीएम बनने का मौका मिलता है। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रमुख सलाहकार और रणनीतिकार के तौर पर चुने जाते हैं। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने CAG को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक में बदल दिया। CAG के सदस्यों और प्रशांत किशोर ने मिलकर आईपैक के साथ 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की तीसरी बार जीत दिलाने के लिए काम किया। प्रशांत किशोर ने आईपैक के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाई और इसके साथ गठबंधन किया जाएगा यह तय किया। इस चुनाव में ही नीतीश कुमार विकास की गारंटी का नारा दिया था, जो प्रशांत किशोर की ही देन थी। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में प्रशांत किशोर का ही दिमाग था। 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह ने चुनाव जीतने से लेकर सीएम पद तक पहुंचाने का सारा योगदान प्रशांत किशोर को ही दिया जाता है। इसके पहले पार्टी राज्य में लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी थी। 2017 में प्रशांत किशोर यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार और सलाहकार थे और इस बार प्रशांत किशोर की रणनीति काम नहीं आती और कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर जीत मिलती है और वहीं बीजेपी को 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल होती है। इसी साल यानी 2017 में ही प्रशांत किशोर जगनमोहन रेड्डी की रणनीतिकार और सलाहकार नियुक्त होते हैं और आईपैक के साथ मिलकर पार्टी की इमेज सुधारने का काम करते हैं। और इसी के लिए प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में प्रजा संकल्प यात्रा जैसे कई चुनावी अभियान तैयार किए और अनेक योजनाएं डिजाइन की, जिस कारण पार्टी ने 175 में से 151 सीटें जीती और बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाई। जब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखा तो प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को सलाह देते हैं कि आपको केवल वो कार्य जनता को बताने हैं जो आपके द्वारा किए गए हैं या आगे करने की रणनीति है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्यों से जनता बहुत खुश है और होता भी यही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले आपका रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उसे वोटर्स के घरों तक पहुंचाने के लिए टीवी नेटवर्क और टाउन हॉल बैठकों का आयोजन किया।
इसके साथ ही छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं भी की। इसी बीच दिल्ली के बीजेपी पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बोल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दिल्ली का बेटा कहना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने जनता से कहा कि आपको तय करना है कि मैं आपका बेटा हूं या आतंकवादी। इसका रिजल्ट यह हुआ कि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 52 सीटों पर जीत जाती है और बीजेपी को केवल 8 सीटों पर ही जीत मिलती है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का बेटा बनाने का पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाता है। इसी साल 2020 में डीएमके पार्टी के लिए रणनीतिकार के रूप में कार्य किया और एमके स्टालिन ने 2021 में तमिलनाडु चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव में स्टालिन की पार्टी डीएमके ने 159 सीटें जीती और पहली बार स्टालिन मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु चुनाव 2021 के साथ ही प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए भी सलाहकार और रणनीतिकार का काम कर चुके हैं। इनकी चतुर रणनीति ने एक बार फिर ममता दीदी की सरकार बना दी थी। ममता को बंगाल की दीदी बोलने का फुल क्रेडिट भी प्रशांत किशोर को ही जाता है। 2021 की विधानसभा चुनाव में टीएमसी और डीएमके की जीत के बाद प्रशांत किशोर एक घोषणा करते हैं कि वे अब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम नहीं करेंगे। वो आगे कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसे मैं आगे जारी नहीं रखना चाहता। अब आगे होता क्या है कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा करते हैं। होता भी ऐसा ही है, जन स्वराज पार्टी बनाई भी जाती है। इस पार्टी को बनाना आसान नहीं था और यह पार्टी बिहार की राजनीति में अचानक से आ गई ऐसा भी नहीं था। इसके लिए प्रशांत किशोर ने फरवरी 2020 में बात बिहार की अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ ही प्रशांत किशोर ने युवाओं की आवाज नाम से भी ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था। इन सब स्कीमों से प्रशांत किशोर ने बिहार के यंग लोग, महिलाएं और सोशल मीडिया क्रिएटर को एक साथ किया। पंचायत स्तर पर पीके यूथ क्लब पहले स्टार्ट हो चुका था। प्रत्येक पीके यूथ क्लब में लगभग 100 सदस्य थे। इन क्लबों के माध्यम से युवा लोग आगे आते चले और जन स्वराज आंदोलन से जुड़ते भी गए। अब टाइम आता है 2 अक्टूबर 2022, जब प्रशांत किशोर बिहार के चंपारण में गांधी आश्रम से 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकलते हैं। इस पदयात्रा को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पदयात्रा नाम दिया। 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कोई छोटी मोटी पदयात्रा नहीं थी। इस यात्रा में केवल 12 से 15 महीने के भीतर ही सभी 38 जिलों को कवर किया जाना था। रविवार की सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं इस यात्रा के दौरान ना तो दिल्ली जाऊंगा ना ही पटना जाऊंगा। इस यात्रा से स्टार्ट होता है प्रशांत किशोर का रणनीतिकार से नेता बनने का सफर। पदयात्रा में नारे भी लगते हैं, हमारा नेता कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो। पदयात्रा में टारगेट रखा गया था कि पीके बिहार के कोने कोने में जाएंगे और प्रशांत किशोर ने कहा कि हम बिहार के गांव-गांव से लेकर हर कस्बे तक जाएंगे और बिहार की समस्याओं को सुनेंगे। पदयात्रा में बिहार की समस्याओं से लेकर कुछ मेन टॉपिक भी थे, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, कृषि और बिहार को तेजी से विकास कैसे हो। प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग से पहले जन स्वराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हैं। इस पोस्ट में लिखा जाता है कि अब टाइम आ गया है कि जन स्वराज पार्टी की घोषणा की जाए। अब डेट आती है 2 अक्टूबर 2024, जब प्रशांत किशोर पटना के वेटनरी कॉलेज में जन स्वराज पार्टी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने नहीं बल्कि बिहार को बदलने आया हूं। पीके कहते हैं हम 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा मार्च तक कर देंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अमेरिकी मॉडल अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी मॉडल में पार्टी के बड़े नेता अपने हिसाब से टिकट नहीं देते, बल्कि जनता के द्वारा कैंडिडेट का चुनाव होता है। जनता जिस कैंडिडेट को चुनती है, पार्टी उसी को टिकट देती है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास के लिए 5 पॉइंट बताए हैं। पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार को दी जाएगी। शिक्षा में सुधार के लिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि राज्य के 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और इसकी पूर्ति हम शराबबंदी को हटाकर करेंगे, क्योंकि बिहार को शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए ऋण और किसानों के लिए भूमि सुधार पर भी काम किया जाएगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी होगी। इसके अलावा दलित नेता चिराग पासवान भी बिहार के उभरते नेता हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पिछली सरकारों ने बिहार की जनता को दिया क्या है? भुखमरी, गरीबी और पलायन। बिहार के लोगों ने पिछड़ों के सम्मान के लिए लालू यादव को वोट दिया।
लालू राज में पिछड़ों को सम्मान तो मिला, लेकिन सड़क और बिजली नहीं मिल पाई। नीतीश कुमार को सड़क और बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश घर घर बिजली तो पहुंचा दी, लेकिन बिल डबल हो गया। फिर मोदी जी आते हैं और बिहार की जनता ने मोदी जी को भी वोट दिए गैस सिलेंडर के लिए। गैस सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन गैस के दाम AKR से भी ऊपर चले गए। आपने हमेशा अपना वोट सम्मान, सड़क, बिजली और अनाज जैसी चीजों के लिए दिया है, लेकिन आपने कभी भी अपना वोट रोजगार और पढ़ाई के लिए नहीं दिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप एक बार हमें शिक्षा और विकास के लिए वोट दें। अब देखना ये होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कितना खेल दिखा पाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।